देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स देखो बेसिकली हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में पढ़ा होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स किसे बोलते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। याद है थोड़ा बहुत? नहीं याद। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि Z सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट। ऐसे पार्टिकल्स जिनका जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। पहला तो हमारा हाइड्रोजन है ही, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। अच्छा एक बात बताओ, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब एक प्रोटॉन होगा, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन होगा, तो मास 2 होना चाहिए। तो मास 2 होना चाहिए, पर मास कितना है इसका? 1 है। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन का मास 1 कैसे? देखो कभी भी अगर इस तरीके का हमें देखने को मिले ना, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो है उसमें, पर क्या नहीं है? न्यूट्रॉन ही नहीं है। तो इस यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है, जिस वजह से इसका मास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। पर अगर मैं इसका दूसरा केस देखूं, इसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। ये बहुत रेयरली फाउंड एलिमेंट्स हैं ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। पर जो ड्यूट्रियम है उसमें उसका मास क्या है? एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का 1 ही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, पर जो मास है वो 2 आ गया। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी आ गया इसमें। अगर मैं H13 की बात करूं तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें 1 ही है, पर इसके अंदर प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने आ गए? 2 न्यूट्रॉन आ गए, जिस वजह से इसका मास कितना हो गया? 3 हो गया। तो आइसोटोप्स जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। दूसरा देखो आइसोबार्स, इसका जस्ट उल्टा। अब यहाँ पर जो एटॉमिक मास होगा वो सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। कैसे? अगर मैं आर्गन की बात करूँ, 18 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, पर दोनों के जो मास है वो 40 है। दोनों के जो मास है वो कितने हैं? 40 है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आइसोबार्स का एग्जाम्पल हो गया। आइसोटोन्स में हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से माइनस कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से माइनस कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर एक सेकेंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से नहीं, सॉरी, हम क्या करेंगे, जो हमारा मास है, जो हमारा मास है A, उसमें से हम माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर Z। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं देखेंगे, हम किससे देखेंगे? मास और एटॉमिक नंबर से देखेंगे। भाई जो मास है वही वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही आता है। तो अगर मैं मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगी, ये इसका एग्जांपल है, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, हाइड्रोजन की, अगर मैं ड्यूट्रियम की बात करूं कि एक ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 है, तो एटॉमिक मास कितना है? 2। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो अगर मैं 2 में से 1 माइनस कर दूंगी तो इसका मतलब एक इसमें क्या है? न्यूट्रॉन है इसमें एक। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर एटॉमिक मास 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर मैं 3 में से 1 माइनस कर दूंगी तो 2, यानी कि ट्राइटियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। तो आइसोटोन्स हमारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, इन सब से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल ये देखना है कि जिनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम होते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो अगर मैं 16 में से 8 माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा? 8। तो इसका मतलब इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन हुए। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसका मास कितना है?
15, और एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो अगर मैं 15 माइनस 7 करूँ तो भी 8। तो यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, दैट्स वाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के कैसे पार्टिकल्स हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ आइसोटोन्स हो गए, दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेम हो जाए? फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है नियॉन का? 10। नियॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 10। फ्लोरीन का जस्ट पहले इससे 9। ठीक है, तो अगर मैं नियॉन की बात करूँ तो नियॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होंगे, पर इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लग रहा है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी कितने हो गए? 10 हो गए। तो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हो गए। दोनों कैसे पार्टिकल्स हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हो गए। तो एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे, समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स याद रख ही लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। एल्केन्स फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया मैंने, CnH2n+2। एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। एल्केन्स में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। जो सिंगल बॉन्ड जब हमें देखने को मिलेगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर हमें कहीं पर भी स्ट्रक्चर में दिखाई दे देता है तो इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं? अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? आगे बढ़े। अभी कुछ केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, उनके नाम है और उनके ये कंपाउंड्स हैं और ये उनके नेम्स हैं, तो ये आप लोगों को एज इट इज याद होने चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं NaOH ले रही हूँ, मैं NaCl ले रही हूँ, मैं MgO ले रही हूँ, मैं H2SO4 ले रही हूँ, मैं सीधा इनका नाम बोलूंगी। तुम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए कि भाई जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो MgO होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे कंपाउंड के फॉर्मूला और इनके नेम्स आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। हो जाएंगे याद? ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे जिनका कलर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जितना हो सके उतने कंपाउंड्स के कलर्स आप लोग याद कर लेना। जैसे कि अगर मैं सल्फेट के कंपाउंड्स की बात करूँ तो जैसे कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो कई बार कलर्स देख करके भी हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर ब्लू कलर का सोल्यूशन हमारे सामने रख दिया जाए तो हम उसको देख करके बता सकते हैं कि इसमें कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कई एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं ऐसे, तो दैट्स वाई आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स के कलर भी याद होने चाहिए। तो ये सल्फेट्स हैं कुछ जिनके कलर है, ये हमारे क्लोराइड्स हैं, ये हमारे ऑक्साइड्स हैं, और ये कुछ अदर कंपाउंड्स हैं जिनके कलर मैंने आगे लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एज इट इज़ याद होनी चाहिए। तो ये थी हमारी बेसिक क्लास, समझ में आ गया?